हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंकन। वेलकम बैक टू प्री एक्सप्लोर। सो आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपका पेपर 1 हो या पेपर 2, दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। और लर्निंग डिसीज़ यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपके बनते ही बनते हैं ना। सो चलिए शुरू करेंगे और सबसे आसान तरीके से हम जानेंगे इस टॉपिक को। अगर आप फर्स्ट टाइम हैं क्लास में तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे और शेयर भी कर देंगे, ठीक है। और पीडीएफ्स भी आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम पर, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और भाई पेपर तो आपका यहीं से बनना है, इतना तो कंफर्म है, ठीक है। लर्निंग डिसेबिलिटी जान लेते हैं पहले। अधिगम अक्षमता है क्या? तो भाई अधिगम की अक्षमता वाले जो बच्चे होते हैं ना, उन्हें मोस्टली पढ़ने लिखने सुनने इन सभी कौशल्स में दिक्कतें महसूस होती हैं ना, इसमें कठिनाई होती है। और अधिगम अक्षमता जो शब्द है, सबसे पहली बार इसके बारे में सैमुअल किर्क ने बताया था, ठीक है। और जो आपकी लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, इसे हम तांत्रिका संबंधी विकार यानी कि जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है ना, उनको एक तरीके से ये संदर्भित करेगा ना, उनसे रिलेटेड होगा। इसे हम और इस कारण से होता क्या है, हमारा जो कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट है ना, लाइक हमारी बुद्धि प्रॉपर वे में दिमाग काम नहीं करता है। लाइक रीडिंग कर रहे हो आप तो आपको कुछ दिक्कतें आती हैं, कौन कौन सी आती हैं वो अभी हम डिटेल में जानेंगे ना। राइटिंग में बच्चा बहुत बेकार हो सकता है ना, हो सकता है उसकी राइटिंग इतनी गंदी हो कि आप पढ़ नहीं सकते हो। या फिर फिजिकल कोऑर्डिनेशन में, लाइक बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बिठाने में भी दिक्कत होती है, ठीक है। तो इस तरीके से प्रॉब्लम्स जो हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। सो डिटेल में उन सभी को भी जानेंगे हम। अभी कुछ और पॉइंट्स हैं जो आपके एग्ज़ाम में एज इट इज़ पूछ लिए जाते हैं। अब लर्निंग डिसेबिलिटी के लिए ना हम ये नहीं कह सकते कि बच्चा शुरुआत से किसी इमोशनल एक प्रभाव में रहा है, उससे लाइक भावात्मक गड़बड़ी देखने को मिल रही है, या फिर उसके कल्चरल डिफरेंस की वजह से उसमें इस तरीके की दिक्कतें हुई थी। इन चीज़ों को हम रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते, ठीक है। जबकि लाइक ऐसा होता है ना कि ये जो लर्निंग डिसेबिलिटी है किसी में भी देखने को मिल सकता है ना। हो सकता है आपको अपने आप में 1-2 सिम्टम्स नज़र आए, खैर ये मजाक की बात है, बट ये मोस्टली देखोगे ना आप तो ये चाहे वो आईक्यू बच्चे का हाई हो या लो हो, ठीक है, या फिर बिलो हो या फिर हाई मान चल सकते हैं, या फिर एवरेज बच्चा ना, किसी में भी आपको देखने को मिल सकता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये किसी तरीके का लाइक इमोशनली बच्चा डिस्टर्ब रहा हो हमेशा से तो उसमें ये चीज़ हो गई, या फिर कल्चरल डिफरेंस की वजह से, बिल्कुल नहीं। और अगर इस पर हम काम करते हैं, प्रॉपर रेमेडियल एजुकेशन हेल्प बच्चे को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, तो हम आराम से इसका इलाज भी कर सकते हैं, यानी कि इसे हम सही कर सकते हैं अगर इस पर हम काम कर रहे हैं, ठीक है। सो मूव करेंगे नेक्स्ट पे और एक एक करके एक एक डिसीज़ को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। भाई डिसलेक्सिया जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब डिसलेक्सिया है क्या ना, तो फिगर को देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ड, लेकिन बच्चा कैसे इसको प्रोनाउंशिएट करेगा। जैसे W था ना, W को बच्चे ने M समझ लिया, ठीक है, OR तो ठीक है, और D को B समझ लिया। यानी कि ऐसे वर्ड्स जो लगभग सेम नज़र आते हैं ना, उनमें सिमिलैरिटी थोड़ा बहुत होती है, तो उनके बीच में वो कन्फ्यूज़ रहता है, उन्हें हमेशा गलत रीड करेगा वो, ठीक है। ये समझ गए होंगे आप। जैसे कि पठन विकन रीडिंग से ही संबंधित है, ये आप समझ गए होंगे, ठीक है। डिसलेक्सिया यानी कि रीडिंग से रिलेटेड डिसऑर्डर होगा बच्चा पढ़ने में, जब पढ़ेगा गलत तो लिखेगा भी, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। और सेम आकृति वाले जो अक्षर होते हैं उनके उच्चारण में भी उसे कठिनाई हो जाती है। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, 6 को हो सकता है वो 9 प्रोनाउंशिएट कर ले, 3 को उल्टा बना देगा, B है तो D, और B और D के बीच में कन्फ्यूज़ रहता है, WM के बीच में कन्फ्यूज़ रहता है, ठीक है। सेम जो हल्का फुल्का दिखते हैं अक्षर, उनके बीच में उसे बड़ी डिफ़िकल्टी होती है, ठीक है। आई होप आप समझ पाए होंगे। और लिखन वैकल्य की बात करते हैं, यानी कि राइटिंग से डिस्ग्राफिया से रिलेटेड है। तो इसमें क्या है भाई, बताया ही था, आप पेज से फिगर देख करके ना आप तुरंत समझ पाएंगे कि जैसे नाम भी है ना, लेखन वैकल्य यानी कि डिस्ग्राफिया। अब ग्राफ क्या है भाई, ग्राफ राइटिंग से रिलेटेड ही हो सकता है ना, और बच्चे की राइटिंग इसमें बड़ी गंदी होती है ना, कि आप देख करके पहचान नहीं सकते कि भाई क्या ही लिखा है बच्चे ना। और इसका रीज़न क्या हो सकता है हो सकता है कि लाइक एक ही समय में सोचने और लिखने में उन्हें परेशानी हो रही, जिस वजह से वो प्रॉपर उनकी राइटिंग नहीं हो पाती है, और इस तरीके की दिक्कतें आपको डिस्ग्राफिया में देखने को मिलती हैं। अब यहाँ पे जो मैंने ये छोटा सा लगा रखा है पिक्चर, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आपका किससे रिलेटेड है, ये जो पिक्चर आप देख पा रहे हो ना, कि लाइक यहाँ पे 1 2 3 लिखा हुआ है, और इधर बच्चे का इधर उल्टा पुल्टा हो गया ना, वो कंफ्यूज हो गया, 2 को उल्टा देख रहा है, 3 को ऐसे देख रहा है ना, मतलब सही चीज़ें समझ में नहीं आ रही है ना, उल्टा पुल्टा नज़र आ रहा है, उसे प्रॉपर कुछ समझ नहीं आ रहा है।
तो ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि यहाँ पे बच्चे में कौन सी जो प्रॉपर्टी दो पढ़ाएंगे उन्हीं में से एक है ना, कि कौन सी है शो करी गई है। आते हैं नेक्स्ट पे चलेंगे। गुडन वैकल्य यानी कि डिसकैलकुलिया से रिलेटेड है। अब भाई डिसकैलकुलिया जैसे कि नाम से ही क्लियर है कि बच्चे को कैलकुलेशन में दिक्कत होती है ना, फिर वो कैलकुलेशन कैसी भी हो, एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, डिवीज़न हो, मल्टीप्लिकेशन हो, हर एक कैलकुलेशन में उसे प्रॉब्लम होती है। ओवरऑल मैथमेटिकल जो भी चीज़ें होती हैं उनमें उसे दिक्कत होगी ना, थोड़ा सा जहाँ पे रीजनिंग लगाना होगा वो बच्चा करने में अनेबल होगा। ठीक है, महीने हैं, सप्ताह के दिन हो गए ना, इन सभी को समझने में भी, इन सभी के कॉन्सेप्ट को समझने में भी बच्चे को दिक्कत होगी। ठीक है, मूव करेंगे नेक्स्ट है आपका डिस्प्रैक्सिया। भाई डिस्प्रैक्सिया क्या होता है ना, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। इसमें क्या होता है, बच्चे के जो मोटर स्किल्स होते हैं ना उसमें दिक्कत आ जाती है। मोटर स्किल्स देखिए, मैंने इसके बारे में आपको डिटेल में अपने प्रैक्टिस सेट में भी बताया था जो हम PYQ यूज़ करते हैं, कि भाई मोटर स्किल्स हमारे दो तरीके के होते हैं, एक ग्रॉस मोटर स्किल होता है और दूसरा फाइन मोटर स्किल होता है ना। तो जो ग्रॉस मोटर स्किल का मतलब होता है जहाँ पे बच्चा अपनी बड़ी मसल्स का इस्तेमाल करना सीखता है, और फाइन मोटर स्किल जहाँ पे बच्चा अपनी छोटी मसल्स का, जैसे कि यहाँ पे बच्चा कर रहा है ना, फिंगर्स से, छोटी छोटी फिंगर्स की हेल्प से अपने शूलेस को टाई करने की कोशिश कर रहा है, बांधने की कोशिश कर रहा है ना, और यहाँ पे वो नहीं कर पाएगा। ठीक है, यानी कि वो जो कोऑर्डिनेशन है बच्चे का ना, वो यहाँ पे वो बिठा नहीं पाता है और दिक्कत फिर होती है। ठीक है, तो मोटर स्किल्स प्रभावित हो जाती हैं, उसकी फाइन मोटर स्किल्स हो गई, ग्रॉस मोटर स्किल्स हो गई, तो वो प्रॉपर उसमें नहीं चीज़ें कर पाता है और वही उसकी प्रभावित हो जाती है ना। तो डिस्प्रैक्सिया मतलब कि बच्चे की जो मोटर स्किल्स है वो प्रभावित हो जाएंगी। ठीक है, अब ये थी क्या, ये आप समझ चुके होंगे। अब डिस्प्रैक्सिया क्या होता है, जैसे कि हिंदी और इंग्लिश में लिखा हुआ है ना, अगर आप देखिए इंग्लिश सीटेड के लिए मैं प्रेफर करती हूँ, हमेशा आप इंग्लिश लेकर के चलिए। ठीक है ना, अब कुछ चीज़ें जैसे हिंदी में है भाषा विकार, तो कोई भी समझ जाएगा कि भाषा से रिलेटेड ही कोई ना कोई चीज़ें दिक्कत करती हैं। ठीक है, तो खैर आपको एग्जामिनर भी चालाक होता है ना, वो आपको भाषा विकार नहीं देगा क्वेश्चन में, है ना, वो आपको विकार दे देगा और ऑप्शंस में ये रहेंगे, तो फिर आपको पहचानना पड़ेगा। तो खैर डिस्फेजिया क्या होता है, डिस्फेजिया ये है भाषा विकार, व्यक्ति के बातचीत या संवाद की क्षमता को प्रभावित कर देता है ना, कम्युनिकेशन को अफेक्ट कर देता है, और इसका रीज़न कुछ भी हो सकता है, जैसे कि अचानक कोई स्ट्रोक पड़ गया हो, या फिर सिर पे चोट लगने के कारण से ये भी दिक्कत हो सकती है। ठीक है, या ट्यूमर या बीमारी जो कि धीरे धीरे विकसित हो जाती है ना, उसकी वजह से भी हो सकता है कि बोल ना पा रहा हो। ठीक है, और लेकिन और भी कुछ रीजन्स हो सकते हैं, तो अगर इसे हम चाहें तो स्पीच थेरेपी के थ्रू इसे हम सही भी कर सकते हैं। ठीक है, स्पीच थेरेपी अगर आप बच्चे को प्रॉपर देते हो तो उसे हम सही भी कर सकते हैं। नेक्स्ट तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका ADHD। इसका तो फुल फॉर्म भी आपसे पूछ लिया जाता है ना कि भाई ADHD का फुल फॉर्म क्या होता है, तो फुल फॉर्म है इसका अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ठीक है, यानी कि बच्चा जो है ना, बच्चे में एक तरीके से अटेंशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, बच्चा एक ही चीज़ पे काफ़ी लंबे समय तक अटेंटिव नहीं रह सकता है। ठीक है, काफ़ी अगर आप देखते हो ना तो लाइक काफ़ी ज़्यादा उसका बिहेवियर जो है ना हाइपर एक्टिविटी वाला होगा, इम्पल्सिविटी शो करेगा आपको वो ना, मतलब बहुत ही एक तरीके से बेचैन टाइप्स रहता है। ठीक है, चीज़ों पे मतलब ध्यान नहीं दे पाएगा और जल्दी जल्दी करेगा, उसमें गड़बड़ी होगी, है ना। तो ये इस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, और किसी भी चीज़ में जैसे कि मैंने बताया कि ज़्यादा देर तक ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है, जैसे कि आप फुल फॉर्म में भी नज़र कर पा रहे हो, बिकॉज उसके दिमाग में इतना सब कुछ पक रहा होता है ना, एक ही टाइम पे सब कुछ चल रहा होता है, सब एकदम वही ना खिचड़ी पक जाती है, ऐसा वाला कह सकते हो आप। देखिए सामान्य बच्चों की तुलना में अधिक सक्रिय एक्टिव भी होते हैं और बेचैन भी होते हैं, मतलब रेस्टलेस रहना एक तरीके से ना, क्योंकि एक ही टाइम पे इतना कुछ दिमाग में चल रहा होता है ना, तो वो हैंडल ही नहीं कर पाते हैं ना, और जो भी रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं उनका पालन करने में बड़ी दिक्कत होगी उन्हें। तो इस तरीके की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो ADHD में बच्चे के अंदर देखने को मिल जाती हैं। नेक्स्ट लास्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, जिसे हम ASD भी शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे। तो ये भी एक जटिल विकासात्मक स्थिति होती है ना,
और इसमें क्या होता है कि बच्चा जो है सामाजिक नहीं होता है। सामाजिक मीन्स टू से कि वो शांत रहना पसंद करता है, लोगों के बीच में जाना पसंद नहीं करेगा। मान लीजिए उसके घर में 4 लोग आ गए, रिलेटिव्स आ गए, तो वो चुपचाप जाके अपने रूम में बैठेगा, उसे बातचीत करना बिल्कुल पसंद नहीं है ना। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि जिसमें सामाजिक संपर्क हो गया, भाषण और अशाब्दिक संचार, यानी कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, मतलब मुंह से बोलना नहीं चाहता है वो, ठीक है। और चीज़ों का दोहराव व्यवहार, रेपिटेटिव बिहेवियर शामिल होता है उसके बिहेवियर में, एक ही चीज़ को बार बार दोहराना करना। तो इस तरीके की प्रॉपर्टीज़ जो है वो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में शो करता है बच्चा, है ना। और यहीं पे हमारा ये क्लास फिनिश होता है ना। आई होप कि चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल रही हैं, और हैं तो भाई अपना काम तो करके ही जाएंगे ना। तो एटलीस्ट वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, शेयर करेंगे एक लोगों को, और भाई अच्छी चीज़ें तो शेयर होनी चाहिए ना, अपने तक नहीं रखेंगे। और चैनल को फर्स्ट टाइम है अगर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे, ठीक है। ऐसी ही क्लासेस आपको मिलने वाली हैं। और आपके एग्ज़ाम से पहले भाई CDP में तो आपका 30 आउट ऑफ 30 रहने वाला है, अगर आप डेली जिस बेसिस पे मैं क्लासेस करा रही हूँ अगर आप ले रहे हो तो, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।